कोविड एक ऐसी महामारी थी जो पूरी दुनिया में एक साथ आई और उसमें सारे चीजें बंद हो गई थी। भारत पुरुष प्रधान देश है और हमेशा पुरुष लोग ही चाहते हैं कि महिलाएं घर में रहे, पुरुष काम करेंगे। लेकिन कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें सब लोगों को घरों में कैद कर रखा, पुरुष महिला सबको, क्योंकि जब महिलाओं की शादी होती है तो अक्सर सिलाई मशीन मिलता था। हम लोगों ने खादी ग्रामोद्योग के साथ टाई अप किया था। खादी को मास्क बनवाना था जिसका उसमें सरकार 4 रुपया दे रही थी। अच्छा। और हम लोगों ने खादी के संपर्क करके मास्क कपड़े को ले जाके देते थे गाँव में। महिलाएं बनाती थी, एक महिला प्रतिदिन 400 से 500 रुपया कमाती थी। शहरों का विकसित होना उस देश के भी डेवलप होने की निशानी कभी नहीं होता, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उसके गांवों के विकास पर टिकी होती है और गांवों का विकास वहां की महिलाओं को उनके हिस्से की तरक्की दिए बगैर नामुमकिन है। शहर में वर्किंग वुमन और बिजनेस वुमन दोनों को प्रमोट करना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी गांव कस्बे की महिला को स्वरोजगार में सपोर्ट करना है, क्योंकि गांव कस्बे की महिलाएं जब कमाई के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगी तभी तो वो अपने गांव की सूरत बदलेंगी, अपने घर के हालात बदलेंगी। और इसके लिए जरूरी है गांव देहात में बसे भारत की महिलाओं को पहले कुशल कारीगर बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और फिर कारीगर से कारोबारी बनने में उनकी मदद की जाए। नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपीकॉन पावर्ड उद्यम संवाद पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गांव की महिलाओं को न सिर्फ स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद की है, बल्कि उन्हें अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की से जोड़ने में भी बेहतरीन बनाया है। मिलिए सोशल साइंस में डॉक्टरेट और आवाहन द न्यू वॉइस की सेक्रेटरी डॉक्टर रंजना सिंह जी से। डॉक्टर रंजना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उद्यम संवाद पॉडकास्ट में। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ थड्डा को कि उन्होंने यूपीकॉन को एक मौका युवा का दिया गया और हम युवा आज इस समय तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में युवा का ही एक माहौल चल रहा है। बिल्कुल। और हम लोग अच्छा मिलके कर सकते हैं। यहाँ तक आने का आपका सफर कैसा रहा? यहाँ पे आने का मेरा सफर, तो कोई भी सफर बहुत आसान नहीं होती है, हर रास्ते में संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करने का जज्बा, हिम्मत, संघर्ष और आपका कोई टारगेट है जीवन में, तो संघर्ष शायद बहुत छोटा हो जाता है। वही मेरे जीवन का एक संघर्ष था और लेकिन मैंने उत्साह के साथ मैंने काम किया, तो शायद मैंने संघर्ष, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो संघर्ष भी अच्छा लगता है याद करने की बात। और आप चूंकि एक मिसाल बनी है, एक नजीर बनी है, और इसीलिए आज उद्यम पॉडकास्ट में हमारे साथ गेस्ट बनकर हैं ताकि आप दूसरों को भी वो प्रेरणा दे सकें जो आपने अपने स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को दिया है। तो सवाल आपसे यही है कि जब आपने अपने एनजीओ आवाहन के जरिए गांव कस्बे की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और उन्हें ट्रेनिंग दी, तो ये आसान काम नहीं होता है ना। इसमें गांव की जो मानसिकता होती है, जो परिवार होते हैं, उनके कुछ विरोध भी होते हैं। तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसा विरोध झेलना पड़ा? देखिए, अभी जैसे हम लोग शिक्षित लोगों के साथ काम करना तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो मैसेज आप देते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान आसानी से समझ जाता है। लेकिन जब हम समाज के वंचित वर्ग, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो माइग्रेट होके आते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना थोड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समाज के एक पार्ट है, वो हमारे समाज के एक अंग हैं। उनके साथ में हम लोगों ने मिलकर काम किया। लेकिन जब कोई संस्थाएं किसी गांव में काम करती हैं तो चैलेंज आता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है, आपको पारदर्शिता, विश्वास के साथ में करना और अपने बारे में सारी चीजें वहां बतानी होगी। और एक बार आपकी जनता में विश्वास बन गई तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। पूरा टाइम, पूरा समय आपका जनता का सहयोग रहता है। ये एक तरह की बुनियाद बन जाता है फिर आगे के लिए। अच्छा, परिवारों को समझाने में मेहनत तो लगती है, क्योंकि उन्हें बताना कि एक महिला सिर्फ जो है घर का काम करने, चूल्हा चौका संभालने तक ही नहीं है, वो मर्दों के साथ जो है ना घर के खर्चे भी उठा सकती है और पैसे कमा सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो ये समझाना खासतौर से पतियों को या उन महिलाओं के सास ससुर को या पूरे परिवार को ही कितना समय लगता है, कितनी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, या कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होता है उन महिलाओं के लिए भी जो जुड़ना चाहती हैं?
एक तो जैसे हमारा अपना अनुभव रहा है कि जो भी आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो मेनली वो ग्रामीण परिवेश में होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण के लोग शहर में जाके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी दूरी होती हैं, उनकी घर की जिम्मेदारी होती है। तो आवाहन के जितने भी सेंटर हैं वो विशेषकर ग्राम पंचायतों पे हैं और ग्राम में हैं, जिससे उनके आने जाने की सुविधा होती है। दूसरा, हम लोग पहले कहते हैं कि आप अपने परिवार का विजिट कराइए, यहाँ क्या काम किस तरह की गतिविधि हो रही है। और हम लोग जनता से एक पैसा नहीं लेते हैं, जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां पे थोड़ा सा डाउट होता है समुदाय के, गांव के लोगों को शक होगा, भरोसा टूटेगा। हाँ, भरोसा टूटता है, तो हम लोग पैसा तो नहीं लेते हैं। हम जो कहते आप थोड़ा भी समय दीजिए, लेकिन हमारे पास आएंगे तो आपको शिक्षा, एक स्किल हम देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा विश्वास बना हम लोगों का। और मेरा एक अनुभव रहा है कोविड के समय का, जिसमें हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है और काफी न्यूज वालों ने कवर भी किया था। एक शायद कोविड एक ऐसी महामारी थी जो पूरी दुनिया में एक साथ आई और उसमें सारे चीजें बंद हो गई थी। कोई भी ऐसा, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है और हमेशा पुरुष लोग ही चाहते हैं कि महिलाएं घर में रहें, पुरुष काम करेंगे। लेकिन कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें सब लोगों को घरों में कैद कर रखा, पुरुष महिला सबको। तो बहुत सा हम लोग उस समय क्योंकि जब महिलाओं की शादी होती है तो अक्सर सिलाई मशीन मिलता था। हाँ। तो वो हर महिला के पास सिलाई मशीन घर पे मिलेगी, जो 10 साल पहले जिनकी शादियां हुई होंगी। हम लोगों ने खादी ग्रामोद्योग के साथ टाई अप किया था। खादी को मास्क बनवाना था, जिसका उसमें सरकार 4 रुपया दे रही थी। अच्छा। और हम लोगों ने खादी के संपर्क करके मास्क कपड़े को ले जाके गांव में देते थे। गांव में महिलाएं बनाती थी। एक महिला प्रतिदिन 400 से 500 रुपया कमाती थी। बहुत बढ़िया। और हम लोग शाम को मास्क को कलेक्ट कर लेते थे। मेरे पास महिलाएं आज भी अनुभव, हम लोग वीडियो भी हम आपको शेयर करेंगे कि जो पति कहते थे कि हम बच्चा देखेंगे, हम खाना बनाएंगे, अच्छा। आप मास्क बनाइए। क्योंकि जितने मास्क वो सिलेंगी उतना ही उनका पर डे की इनकम होती थी। मतलब सब कुछ रिवर्स में हो गया जी। पुरुष घर में बैठे रहे और महिलाएं बाहर जाकर फिर मास्क बनाती रही और इनकम कमाती रही। क्योंकि उस समय पैसे कमाना और उस पैनिक टाइमिंग था, उसके लिए बहुत जरूरी था उस मुसीबत से निकलना। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और इसी के तहत मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। बिल्कुल, ये एक ऐसा समय था जब बहुत सारे श्रमिकों की जो है नौकरी, मतलब जो भी जहां भी काम करते छूट गया था। तो जाहिर तौर पर फिर ये था कि अब कैसे एक नया ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पर पुरुषों के संग संग महिलाओं की भागीदारी भी रहे और आमदनी भी कम से कम 2 सोर्सेस से घरों में आ सके जी। तो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि पॉलिसी लेवल पर ऐसा क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए जिससे जो कारीगर हैं या महिला उद्यमी हैं उनको सीधे और ज्यादा फायदा मिले? नहीं, अभी तो बदलाव एक जागरूकता की, क्योंकि सरकार लगभग सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी कर दी है और पारदर्शिता है, उनके खाते में पेमेंट जाता है, सब कुछ पेपर ऑनलाइन हो गया। लेकिन उनको अभी उतना जागरूक नहीं है कि सरकार की इतनी स्कीम का फायदा के लिए क्या प्रोसेस है, महिला कारीगर का, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का, और कैसे इसका मुझे फायदा मिलेगा। जो महिलाएं के परिवार शिक्षित हैं, जो महिलाएं थोड़ी शिक्षित, उसका फायदा ले रही हैं। कुछ हम जैसे एजेंसियां भी फायदा दिला रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो मुझे इसको जागरूक करना होगा और उसके पूरे प्रोसेस को बताना होगा। बिल्कुल जी। ये जब कोई संस्था है, चाहे वो आपके एनजीओ हो चाहे किसी भी एनजीओ हो, तो ऐसा जरूरत लगता है, आपकी बातचीत से महसूस होने लगी है कि किसी को पहले ट्रेनिंग देकर कुशल कारीगर बनाने से पहले उसके परिवार का भरोसा जीतना जरूरी है और प्लस उन महिलाओं को सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही है उनके बारे में जानकारी देकर जागरूक करना भी जरूरी है। अगर जानकारी होगी तभी तो उनके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मुझे इससे ये फायदा हो सकता है, मेरा ये काम हो सकता है। तो क्या इसके लिए आप लोग स्पेशल सेशन कराते हैं क्या? हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो हर जगह एनजीओ काम नहीं कर सकती, स्वयंसेवी संस्थाएं, वहां पे तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी जागरूक करने के लिए। लेकिन जहाँ पे संस्थाएं काम करती हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के 5 जनपद पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे हम महिलाओं के छोटे छोटे संगठन बनाते हैं, उनके एक समूह बनता है, उनका हम लोग खाता खुलवाते हैं, उनकी बचत जमा होती है और हम महिलाओं को जो प्रशिक्षण देते हैं उनके रुचि के हिसाब से देते हैं। कोई महिला बहुत फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहती हैं तो उनको हम लोग फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार के साथ, जो सरकार की स्कीम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का करना चाहती हैं, हम लोग उनको हैंडीक्राफ्ट का कराते हैं। लेकिन और कुछ महिलाएं जो बहुत स्किल हो जाती हैं, वो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हैं। आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री युवा लोन के थ्रू
मुख्यमंत्री युवा लोन के द्वारा हमने 22 महिलाओं को रोजगार दिया है, लोन दिलाया है, जो अपना छोटा सा स्टार्टअप चला रही हैं। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। यही बात है कि जैसे ना अभी महिलाओं को सिर्फ एक कुशल कारीगर नहीं बनाना है जी, बल्कि कारीगर से कारोबारी तक कैसे बनाया जाए, चाहे वो समूह में कारोबारी बने, चाहे वो इंडिविजुअल कारोबारी बने, क्योंकि ये एक लेवल अप होना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी जैसी और भी महिलाओं को अपने संग जोड़कर फिर उनको भी एक इंस्पिरेशन दे कि अगले स्टेज पर आप भी ऐसे उद्यमी बन सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी गांव देहात की जो महिला कारीगर होती हैं उनको डिजिटल बाजार की क्या जानकारी रहती है, क्योंकि देखिए अभी जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो फ्लिपकार्ट पे चल रहे हैं, अमेजोन पे चल रहे हैं, मिंत्रा पे जो आपके जो कपड़े वाला जो बिजनेस होता है वो बहुत प्रमोशन में आता है, बहुत बिकता है। तो इन महिलाओं को, जो गांव देहात की महिलाएं होती हैं जिनको कई बार कहते हैं कि स्मार्टफोन भी बहुत अच्छे से शायद चलाना नहीं आता है, तो उनको कैसे डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जाए, कैसे उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को डिजिटल बाजार तक पहुंचाया जाए, क्या ये चुनौती लगती है आप लोगों को? नहीं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब महिलाएं सामान बनाती हैं, उत्पादन तो करना आसान है, लेकिन उसी के एवरेज में हमें मार्केटिंग को लेके चैलेंज आती है। अब रही स्मार्टफोन का, क्योंकि जो अगर हम अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मित्रा पे, इनका प्रोसेस बहुत लेंदी है। इनके लिए जीएसटी चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, जो हर महिला को जीएसटी नहीं होता है। और सरकार जब जो लोन देती भी है तो उसके लिए जीएसटी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब ई कॉमर्स पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे जीएसटी कंपल्सरी है। अगर महिला ले ली और अगर उसका इनकम नहीं है तो एक उसका सीए का फाइलिंग करने के लिए पर मंथ एक इनकम उसको सेविंग करना पड़ेगा। इस वजह से कुछ सरकार के ओएनडीसी, जैम पोर्टल, ये सब सरकार के पोर्टल हैं जहाँ पे कोई चार्जेबल नहीं होता है और महिला अपना उत्पादन कर सकती है। लेकिन ग्रामीण महिलाएं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे करके अपनी सेलिंग अच्छा कर ले रही, फेसबुक के माध्यम से। अगर ऐसा कर ले रही तो बहुत अच्छी बात है। कई बार बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी गांव देहात के लोगों के लिए दुविधा बन जाती है, भले उसमें कितनी भी सुविधा छुपी हो। जब तक उनको उस लेवल पर लाके कंफर्टेबल ना कराया जाए तब तक उनके लिए वो दुविधा है, और जब तक दुविधा है तब तक वो उधर अपना इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। यही आप कहना चाह रहे हैं? स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट ने महिला कारीगरों की जिंदगी को कैसे बदला है, जो भी आपके स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं? जैसा आपने बताया कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप से भी करती हैं, तो क्या आप रियल लाइफ में ऐसे उनके अंदर बदलाव देख रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि एक तो जब से जनधन योजना स्कीम हुआ उसका भी फायदा महिलाओं को मिला, क्योंकि हर महिला, पुरुष का तो पहले अकाउंट खुल गया। अधिकांशतः पुरुष के पास तो अकाउंट होता था लेकिन महिलाओं के पास नहीं होता था। लेकिन जनधन योजना के तहत हर जो जीरो बैलेंस से अकाउंट हुआ, उससे एक तो सेविंग करने की क्षमता महिलाओं में हुई, एक हैबिट उनका डेवलप हुआ। दूसरा था कि वो इजिली, चाहे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल है, इसका इस्तेमाल करती है अगर उनके पास स्मार्टफोन है। और अगर वो नहीं जानती तो अपने बच्चों से सीखती भी हैं। बहुत बढ़िया। तो दूसरा सेविंग बचत भी हुआ, क्योंकि पहले वो कैश रखती थी तो खर्च ज्यादा होते थे, लेकिन जब उनकी बैंक में रहने लगा तो हिसाब से वो खर्च करती हैं। और आवाहन का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैं जो भी पैसा देती हूँ खाते में देती हूँ, कैशलेस, डिजिटल भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, और उनको ये फील भी हो कि मुझे इस काम का कितना पैसा मिला है, ये भी एहसास हो। क्योंकि जब पैसा आपको मिलता है और आप घर में खर्च हो जाता है तो एक दो दिन के बाद भूल जाती है महिला कि मुझे कितना पैसा मिला। लेकिन जब उसके खाते में जाता है और उसको मैसेज आता है तो उसको पता चल जाता है कि आवाहन से आया है या हमारे काम का मुझे भुगतान हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे एक तो उनका पैसा भी बचा रहेगा, बचत की आदत भी बनी रहेगी, और आगे चलकर वो अपनी इसी बचत के पैसों से अगर मिलकर भी कुछ उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें उनको मदद मिलेगी। जब हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं या गांव देहात की महिलाओं को या शहर की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर बनाने की राह पर लेकर आते हैं, तो एक बड़ा ड्रॉबैक देखा जाता है कि मेहनत का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिया हड़प कर जाते हैं, क्योंकि जो कारीगर सामान बनाते हैं अपना, उनको उनकी प्राइसिंग के बारे में नहीं पता होता कि क्या एप्रोप्रिएट प्राइस रखा जाए, क्या कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या उसकी लागत आ रही है, कितना उसका प्राइस होना चाहिए। तो आपकी संस्था या स्वयं सहायता समूह जो है वो कैसे कारीगरों को इस चक्रव्यूह से बचाते हैं और कैसे उन्हें बिजनेस टू बिजनेस से जोड़ते हैं ताकि उनको उनकी मेहनत का, उनके हुनर का सही दाम सही समय पर मिले? ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और मैं इस आपके बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जितने भी, चाहे हमारे फार्मर हो चाहे हमारे आर्टिजन, मैं दोनों की आपके मन से बात करती हूँ, जितना फायदा होता है मेन, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत कम लोग देते हैं, और वही चीज जब वो पैकिंग होती ब्रांड में जाती है तो उससे 4 गुना
उसकी कॉस्ट करके वो सेल आउट करते हैं। अब इसमें जानने की जरूरत ये है कि जो महिलाएं एक्टिव हैं वो सीधे उनको लगता है कि वो बना के किसी दुकान पे किसी को हैंड ओवर कर देंगी, तो वो तो फायदा पाती हैं। लेकिन जो महिलाएं गांव से जाने में असमर्थ है, उनको लगता है कि कोई भैया है या दीदी है या सर है हमको घर पे काम दे देंगे, तो उनको जो भी अमाउंट मिलता है वो उसी पे कंप्रोमाइज कर लेती हैं। इससे बहुत जरूरत है। अभी चिकनकारी का देखिए आर्टिजन है, बिल्कुल, चाहे मलिहाबाद में हो, माल में हो, क्योंकि लखनऊ हब है चिकनकारी का, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण हमारे आर्टिजन का हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि बुनका इतनी कॉस्टली है कि वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी जो फाइनल टच होता है वो उसकी वॉश करके, उसकी कटिंग करके और उसके चरक करके जो फाइनल शोरूम में जाता है, तो जो महिला 500 रुपया पाती है उस काम का, वही काम का उसको 15,000 का पेमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल, लोग लेते हैं आर्टिजन को। इसमें एक दुविधा ये भी है ना कि उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए घर में जाके कोई गया तो बोला कि इतने में करना है तो कीजिए, वरना इससे तो तुम दे नहीं पाएंगे, जबकि सच कुछ और होगा। उनकी उसी मेहनत की, हुनर की कीमत कई गुना ज्यादा होगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। हाँ, ऑन पेपर बातों में तो लगेगा कि आर्टिसंस कमा रहे हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, मगर आत्मनिर्भर में उनकी ग्रोथ का रेट कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे उनका फायदा नहीं हो रहा। ये बहुत जरूरी इस पे काम करने की हम सबको। अच्छा, एनजीओ के लेवल पर आप इसको कैसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, या सरकार से या क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे इसको कारीगरों को बचाया जाए? अभी जो हम लोग अच्छे आर्टिजन हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनको अगर हमारे थीम में आता है तो हम अपने ऑन बोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे थीम में नहीं था तो हम उसको माध्यम बताते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे इस जगह पे जाओगे तो आपका कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम अवेयरनेस का काम करते हैं। लेकिन हर जगह तो संस्थाएं नहीं जाती, और संस्थाएं कर भी रही हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे आर्टिजन का काम चल रहा पूरे पैन इंडिया में, उसमें जो उनका मेहनताना है वो नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ये तो मैं इस मन से भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। इस पर काम करने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जागरूकता और शिक्षा इम्पोर्टेंट है कि वो समझ पाए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। एक कारीगर में और एक कारोबारी में एक बड़ा डिफरेंस तो होता है जी। शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि किसी को काउंसिल करके, उसकी काउंसलिंग करके, उसको ट्रेनिंग देकर एक कारीगर बनाया जा सकता है, और नियमित अभ्यास से वो उसमें एक अच्छे कारीगर बन सकते हैं। मगर बिजनेसमैन बनना या बिजनेस वूमन बनना एक अलग ही चीज है, उसमें माइंडसेट भी अलग होगा। जैसे कारीगर क्या करेगा, उसका ध्यान किस में हो सकता है? मेहनत से काम करने में, ज्यादा देर तक काम करने में, और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में। मगर जब आप कारीगर से कारोबारी पर जब जम करते हैं, फिर आपको कितने में सेल करना है, कितना मुनाफा बचाना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे मार्केट में एक्सेस करना है, अपनी रीच को बढ़ाना है, ये सब रहता है। तो जब स्वयं सहायता समूह, आपकी एनजीओ या बाकी संस्थाएं जो कारीगरों को एक अलग लेवल पर ले जाकर उनको कारीगर से कारोबारी बनाने में इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं आप लोग, या आप कैसे मदद करते हैं? इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं? जो महिलाएं कारोबार से उद्यमी बनना चाहती हैं, कारोबार अपना स्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो हम लोग उनकी ट्रेनिंग देते हैं। उनका कॉस्ट प्राइस कैसे होगी, उनकी पैकिंग कैसे होगा, उनकी ब्रांडिंग कैसे होगी, क्योंकि महिला उत्पादन तो कर लेती है लेकिन उसकी पैकिंग, उसकी कॉस्ट एनालिसिस नहीं कर पाती है। तो हम लोग उसका बिजनेस प्लान बताते हैं कि कैसे कैसे आपको मार्जिन कितना हो, कितनी मार्जिन करके आपको सेल करना है। और हम महिलाओं को ये भी प्रशिक्षण देते हैं, हमारी पूरी टीम है, एक्सपर्ट भी हमारे पास है, कि आपकी प्राइस क्या हो, क्योंकि अभी आपको मार्केट में अपने कस्टमर को बनाना है, तो आपको इतना हाई भी रेट नहीं करना कि जिससे आपके कस्टमर ना बन पाए, पीछे चले जाएं। हाँ, तो हम लोग ये भी हम बहुत मार्जिन करके आपको, क्योंकि आपके जो महिलाएं हैं आपको काम मिलना इंपॉर्टेंट है, ना कि भी प्रॉफिटेबल में जाना है, लेकिन इतना लॉस में भी नहीं करना है कि जो आपके बिजनेस में नुकसान हो, लागत ही नहीं निकल पाए। ये हम लोग उनको पूरा प्रॉपर, हम एक ट्रेनिंग सेशन चलता है जिसमें सरकार के भी काफी एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं हम लोगों को, कि उनकी कॉस्ट प्राइस, उनकी ब्रांडिंग, उनकी गुणवत्ता और उनकी परफेक्ट प्रमोशन कैसे, और बार बार हम लोग ये भी महिलाओं को कन्विंस कर देते हैं और डेमो दिखाते हैं, एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं, कि आपका जितना फाइन और जितना सुंदर प्रोडक्ट होगा उतना ही अच्छा आपको रेट मिलेगा। इसके लिए हम लोग उनको एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं कि और एजेंसियां कैसे कर रही हैं। जैसे कहते हैं जो दिखेगा वही बिकेगा टाइप वाला। ठीक है, तो क्वालिटी भी बरकरार रहे, मार्जिन प्रॉफिट का थोड़ा कम रहे, ताकि उसको पुश करने में आसानी मिले और कॉम्पीट कर सके मार्केट में अदर एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं उनसे। अच्छा, जो युवा या कोई एनजीओ या कोई संगठन महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ काम करना चाहता है, कुछ शुरुआत करना चाहता है,
तो आप अपने अनुभव में उन्हें क्या सीख देना चाहेंगे कि वो कैसे शुरुआत करें, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो कम समय में बेहतर कर पाएँ? देखिए, अगर वो महिलाएँ 5-6 जिलों में जहाँ मेरा काम चल रहा, तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन अगर वो हमारे कहीं दूर हैं, जिलों से आगे, तो हर जिले में खादी ग्रामोद्योग है, वहाँ संपर्क कर सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ऑफिसेस होती हैं, जहाँ समूह का पूरा काम होता है, वहाँ पे संपर्क कर सकती हैं। जिला ग्रामोद्योग है, वहाँ पे संपर्क कर सकती। ये सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे उनको रोजगार के लिए, उनको ट्रेनिंग, उनको लोन, सारी फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें हमारा यूपीकॉन भी कर रहा है। बिल्कुल। मैं उस किससे भी जुड़ के कर सकती हैं। तो उनको प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, लेकिन अगर कोई महिला जज्बा करती है तो उसके सारे कहीं ना कहीं सपोर्ट हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्ट दिलाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा परेशान भी होंगी, घर के खर्चों से थोड़ा परेशान होंगी, सोचती होंगी कि हम भी कुछ करें, अपने पति को फाइनेंशियली हेल्प करें, परिवार को फाइनेंशियली थोड़ा मदद करें। तो अगर कोई आज ऐसा कोई महिला, कोई युवा नारी, कोई कॉलेज गोइंग गर्ल इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं एकदम ज़ीरो से, उनके पास अपना कोई स्किल है, सिलाई कढ़ाई करना जानते होंगे या कुछ बनाना जानते होंगे, अचार वचार पापड़ बनाना या किसी भी तरह का जो सूक्ष्म के तरफ पे बन सकता है, उनको आप क्या सलाह देंगे कि शून्य से कैसे शुरुआत करें, कैसे बढ़ें, कैसे हौसला न खोएं, एक प्रैक्टिकल? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से भी लगातार पेपर में देख रहे होंगे, जैसे नोएडा का कुछ केस है या एमपी का कुछ केस है, मैं इस पॉडकास्ट से कहना चाहती हूँ, इंसान का जीवन मिला है सम्मान से जीने के लिए। वो जो महिलाएं होती बहुत नर्वस हो जाती हैं, होपलेस हो जाती हैं और डिप्रेशन में आके गलत रास्ते अपनाती हैं, वो ना करें, क्योंकि जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। ये जो मूवी है, लेकिन करने के लिए कि आपको अगर कोई महिला उसके अंदर हुनर है और करना चाहती है शुरू से जीरो से आगे बढ़ने के लिए, तो उसके पास बहुत सारे यूट्यूब हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जानकारी है, गूगल पे भी कर सकती हैं, या अपने पास के जिले में जो ऑफिसेस है वहाँ पे जाके भी संपर्क कर सकती हैं और अपना एक ब्रांड बना सकती हैं। छोटे छोटे महिलाएं हैं जो अपना छोटे स्तर पर बना के अपनी अच्छी चीजों को इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रही हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रही हैं, इंस्टा पे कर रही हैं, तो उससे उनको अगर किसी को पसंद आता तो लोग संपर्क करते हैं और उनकी इनकम होती है और एक दूसरे की चीजों को शेयर करते हैं। ये तो हमने भी लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे देखते हैं तो सीधे ऑर्डर करते हैं अपने को, तो उससे भी उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन आपका काम की क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छा हो, जिससे आम पब्लिक जो हमारे कस्टमर है उनको आकर्षित कर पाए। बहुत बढ़िया। तो आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। डॉक्टर रंजना सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉडकास्ट उद्यम संवाद में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, एक सीख देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।